नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो तक हमने 26 जुलाई तक के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत 27 जुलाई से 4 अगस्त तक के राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रमों पर हम कुछ नजर डालेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी को बता दें कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक फाउंडेशन बैच शुरुआत की जा रही है, जो प्रारंभ होने वाली है 9 अगस्त से। इस बैच की अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास के कुछ क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आईओसी सार्वजनिक उपक्रम है जिसके द्वारा मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्थापित किए जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में ये रामप्पा मंदिर स्थापित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला देश का 39वें क्रम का धरोहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। ठीक, तो इसका आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है। तो इसका आंसर है लिवरपूल। ठीक है, ब्रिटेन का एक शहर है जिसको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से बाहर कर दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है भारोत्तोलन। ठीक है, अभी जो टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है ओलंपिक, उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न था, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन हैं। तो इसका आंसर है पेड्रो कैस्टिलो। ठीक, चलिए, आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है अभ्यास इंद्र 21। ये टॉपिक आपको कहीं कहीं पर इंदिरा ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम चीज है, इंदिरा 21 या अभ्यास इंद्र 21। देखिए, सभी देश जो है वो एक दूसरे से सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के अभ्यासों का आयोजन करते रहते हैं। ठीक, तो इसी के अंतर्गत भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। ठीक, यानी कि ये जो अभ्यास इंद्र है ये किया जाता है भारत और रूस के बीच में, और ये इसका 12वां संस्करण होगा जो कि रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये जो आयोजन है ये भारत और रूस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है ये बारी बारी से, एक बार भारत में होगा फिर एक बार रूस में होगा, इस प्रकार से ये चलता रहता है। ठीक, इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। भारत और रूस के बीच पिछला संयुक्त अभ्यास दिसंबर 2019 में भारत में आयोजित किया गया था। ठीक है, जब भारत में इसे आयोजित किया गया था तो इसे बबीना, जो कि झांसी के पास है, पुणे और गोवा, इन तीनों जगहों पर एक साथ आयोजित किया गया था। ठीक, इसको याद रखिएगा, भारत और रूस के बीच ये अभ्यास किया जाता है। ठीक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, है ना, इंदिरा ऐसा लिखेंगे आप जब इंदिरा। ठीक, तो IND मतलब होता है इंडिया और रूस रशिया, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। देखिए INDR। ठीक, IND का मतलब होता है इंडिया और R का मतलब होता है रशिया। ठीक, तो भारत और रशिया के बीच किया जाने वाला जो सैन्य अभ्यास है उसे ही इंद्र या इंदिरा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अन्य देशों के साथ जो
अभ्यास किए जाते हैं, सैन्य अभ्यास, उसमें एक नजर डाल लेते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति, यह अभ्यास किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। एक्वेरिन, ये भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। हैंड इन हैंड, ये भारत और चीन के मध्य किया जाता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास का नाम है। नोमैडिक एलिफेंट, ये किया जाता है भारत और मंगोलिया के बीच। वहीं शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। सूर्य किरण काफी चर्चा में रहता है, ये जब भी होता है ना। ये वर्ष 2019 में भी हुआ था। ये भारत और नेपाल के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। तो सैन्य अभ्यासों के नाम और किस देश के साथ ये सैन्य अभ्यास किया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी इंदिरा काफी चर्चा में है क्योंकि भारत और रूस के बीच 2 साल के बाद, ठीक है, 2019 के बाद अभी फिर से ये जो है ये प्रारंभ होने वाला है अगस्त 2021 में। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है बांस औद्योगिक पार्क। ठीक, बांस औद्योगिक पार्क क्या है? देखिए, हाल ही में असम के दीमा हसाओ जिले के मंडेर डीसा में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। ठीक, ये जो परियोजना है इसको मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित किया जाएगा। यानी कि ये जो बांस औद्योगिक पार्क है इसकी लागत कितनी होगी? 50 करोड़ रुपए। ठीक, बांस औद्योगिक पार्क इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगा। ठीक, जिस क्षेत्र का जो स्थानीय फसल होता है या स्थानीय पेड़ पौधे होते हैं उसका संरक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करने की एक बहुत बेहतरीन पहल है बांस औद्योगिक पार्क। ठीक, तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा ये स्थापित किया गया है हाल ही में असम राज्य के मंडेर डीसा में। ठीक है, मंडेर डीसा जो है वो दीमा हसाओ जिले में स्थित है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पीआईबी की वेबसाइट है, ये है ना, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की। यहां पर लिखा है कि इसका एरिया जो है, ठीक है, ये जो औद्योगिक पार्क बनेगा बांस औद्योगिक पार्क, इसका एरिया 75 हेक्टेयर का होगा और इसकी लागत 50 करोड़ की होगी। दूसरा है बंबू इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेट अप इन मंदेरिसा इन डीमो हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, जो कि पहले लाइन में मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2021। ठीक है, यानी ये जो प्रोजेक्ट है वो मार्च 2021 को पूरा हो जाएगा ऐसा बोला गया है, लेकिन इसमें काफी देरी हुई है। आपको पता है कोरोना संक्रमण काल की वजह से ये जो सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके पड़े थे, इसी कारण से इस प्रोजेक्ट में भी देरी हुई और इसको अभी अगस्त में प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक, अनदर प्रोजेक्ट फॉर बैम्बू पार्क इन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश वुड बी टेकन अप बाय NEC। ठीक, यानी कि अगला जो बांस औद्योगिक पार्क है वो निर्मित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। इसको भी याद रखिएगा, अगला कहां स्थापित किया जाएगा? ईटानगर। ठीक, ईटानगर में। बांस से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट देख लें तो वैश्विक उद्योग रिपोर्ट 2019 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर बांस उद्योग का मूल्य लगभग 72.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि वर्ष 2026 तक 98.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यानी कि आगामी वर्षों में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो बांस से जुड़े हुए उद्योग हैं इनमें काफी प्रगति देखने को मिल सकती है। इस नजरिए से भी ये जो प्रयास है भारत सरकार का वो काफी सराहनीय है। भारत के पास दुनिया के बांस संसाधनों का 30%, ठीक है, यानी कि भारत में दुनिया के बांस का 30% हिस्सा मौजूद है, किंतु भारत अपनी बांस क्षमता का केवल 10वें हिस्से का ही उत्पादन करता है, जो कि वैश्विक बांस बाजार के केवल 4% है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बांस की गुणवत्ता में कमी होना। ठीक है, विश्व स्तर की गुणवत्ता नहीं है हमारे बांसों में, इसीलिए हम एक्सपोर्ट तो 10% करते हैं, ठीक है, लेकिन केवल मूल्य का कितना है? 4% है, मूल्य का केवल 4% है। ठीक,
असम में बांस की 51 प्रजातियां उगाई जाती है। यदि इसका उचित उपयोग किया जाए तो इसमें पर्याप्त रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता है। ठीक, आपको पता होगा कि एक महत्वपूर्ण बांस उत्पादक राज्य है असम। तो यदि वहां पर बांस से आधारित उद्योगों का निर्माण किया जाता है, अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है, तो वहां पर निश्चित रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे और इसके साथ ही राज्य को राजस्व की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक, तो याद रखिएगा इन फैक्ट्स को। अगला टॉपिक है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ठीक, आपको पता होगा कि वर्ष 2019 में एक 3 तलाक निरोधी बिल आया था, जिसके अंतर्गत 3 तलाक को निषिद्ध कर दिया गया था भारत में। इसी दिन को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। ठीक, देश भर में 3 तलाक के खिलाफ कानून के महत्व को उजागर करने के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, यानी यहां से प्रश्न बिल्कुल बनता है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 अगस्त को। केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक की प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करते हुए कानून अधिनियमित किया था। यानी कि ये जो अधिसूचना है वो कब लागू हुई थी? 1 अगस्त 2019 को। इसी दिन से मनाया जा रहा है क्या? ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ध्यातव्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित इस कानून का उद्देश्य 3 तलाक जैसी गंभीर सामाजिक बुराई के खिलाफ कानून लाकर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना था तथा मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को और मजबूत करना था। ठीक, आपको पता होगा कि हमारे समाज में जो बुराइयां होती, बहुत सारी बुराइयां होती है, जिसके कारण महिलाएं जो है वो अपने राजनीतिक मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। तो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक, याद रखिएगा इसको। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ाना है ताकि उन्हें अधिक सशक्त बनाया जा सके। संसद द्वारा पारित इस अधिनियम के मुताबिक तलाक की घोषणा को एक संज्ञेय अपराध के रूप में माना जाएगा, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 वर्ष की कैद हो सकती है। यानी कि यदि इस कानून का उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति को जुर्माने के साथ साथ 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान जो है इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। इस कानून के माध्यम से 3 तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है। ठीक, तो यहां से भी ये अधिनियम का महत्व स्पष्ट होता है कि जो पहले अपराध होते थे महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, आपको पता होगा कि तलाक बिद्दत काफी ज्यादा चर्चा में था, जिसमें कि महिला को तलाक 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 3 बार बोल करके कोई भी पुरुष जो है वो उस महिला से तलाक ले सकता था। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर उसको 3 तलाक बोल करके उस महिला से अलग होने का प्रयास करता है और उस महिला के द्वारा यदि रिपोर्ट करा दी जाती है, तब वहां पर उस व्यक्ति को जुर्माने के साथ 3 वर्ष की सजा का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इसके साथ ही इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अभी तक इन सभी मामलों में 82% कमी जो है ऐसे मामलों में आई है। तो यहां से भी इसका महत्व स्पष्ट होता है। मिस्र पहला मुस्लिम राष्ट्र था जिसने वर्ष 1929 में 3 तलाक नामक सामाजिक बुराई को समाप्त किया था। ठीक है, यानी कि पहला देश कौन सा था? मिस्र था, जिसने कि 1929 में ही इस 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके पश्चात सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, इराक, सीरिया द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, तो बहुत सारे देश जो हैं इसमें अपने सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए इस 3 तलाक रूपी सामाजिक बुराई को हटाना चाहते हैं। ठीक, तो इसी के अंतर्गत भारत ने भी वर्ष 2019 में एक अधिनियम लेकर आई थी भारत की संसद, और उसे अधिनियमित कर दिया गया था। जब किया गया था वो तारीख कौन सी थी? 1 अगस्त 2019, और इसी दिन से मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ठीक, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? साइरस पूनावाला, प्रसिद्ध व्यवसायी और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष। आपने इस संस्था का नाम अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII।
ठीक है, आप जो कोविशील्ड दवाई का प्रयोग कर रहे हैं वो इसी संस्थान के द्वारा निर्मित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अध्यक्ष और इसके संस्थापक हैं कौन? साइरस पूनावाला जी। ठीक है, यहां पर आप फोटो में देख पा रहे हैं। ठीक, इनको क्यों दिया गया? साइरस पूनावाला को कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके कार्य और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया जाएगा, जहां व्यापक स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो कोविशील्ड का निर्माण जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है और कोरोना संक्रमण काल में बहुत सेवाओं का कार्य किया है साइरस पूनावाला ने, इसीलिए इनको इस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है क्या। चलिए तो देखिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। ठीक, वर्ष 1983 से ही ये सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्राप्तकर्ता के लिए एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं की बात करें कि इससे पहले किसको किसको मिल चुका है, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को भी ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति जैसे दिग्गजों को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, इस वर्ष का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसको प्रदान किया गया है? साइरस पूनावाला जी को। आप इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा है? देखिए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 लाख प्रवासी कामगारों को भी राजधानी शहर में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। ठीक, तो सबसे पहली चीज इसी को याद रखना है आपको कि कौन सा शहर जो है वो सबसे पहले टीकाकृत हुआ था कोविड-19 के खिलाफ। तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, आपको पता होगा, आपके एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है धौलावीरा। आप जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तब इस नाम को आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है और ये हाल फिलहाल में अभी चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ठीक, इसके पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 39वां स्थल जो है वो तेलंगाना का रामप्पा मंदिर है। तो अब भारत में यूनेस्को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। ठीक, यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे इस सूची में शामिल किया है। ये कहां पर स्थित है? तो देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात का मैप है, ये गुजरात है ना, और यहां पर ये जो लाल कलर का डॉट आप देख रहे हैं यही है धौलावीरा। ठीक, गुजरात में स्थित है। इस नामांकन के साथ भारत अब विश्व धरोहर के स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्थल जहां से शिलालेख प्राप्त हों, ऐसे देशों में सुपर 40 क्लब में भारत अब शामिल हो गया है। ठीक, इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस, यही 5 देश है जहां पर 40 या 40 से अधिक हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक, विश्व धरोहर 40 से ज्यादा कहां कहां है? इटली में है, स्पेन में है, जर्मनी, चीन में है, फ्रांस में है। ठीक, तो ये 5 कंट्रीज है और इसके अलावा भारत एक ऐसा देश हो जाएगा जहां पर 40 या 40 से अधिक हेरिटेज साइट या धरोहर स्थल मौजूद हैं। ठीक, भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल है, जिनमें से 32 जो है सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित स्थल शामिल है।
ठीक, तो इस प्रकार से कुल 40 स्थल जो है वो भारत में वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है ना। इसकी अवस्थिति देखिए, धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है जो ईसा पूर्व 3री से 2री सहस्त्राब्दी तक का माना गया है। ठीक, धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित है, आपको पता होगा यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। यह दक्षिण एशिया में सबसे अनूठी और अच्छी तरह से संरक्षित शहरी बस्तियों में से एक है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई? 1968 में। देखिए, बहुत चर्चित स्थल है। यहां से प्रश्न पूछेगा तो वहां पर दुविधा की स्थिति यह हो जाती है कि यह प्रश्न जो है वो इतिहास से आया है या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आपको पुराने फैक्ट्स तो जानने हैं, यानी कि इतिहास के बारे में तो जानना ही है, लेकिन इसके बारे में आपको और क्या जानना है? करंट अफेयर्स। ठीक, तो इन सारे फैक्ट्स को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक, धौलावीरा कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। 40वें क्रम का स्थल है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स सूची में शामिल किया गया है। ठीक, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। 29 जुलाई के अवसर पर आयोजित आभासी बैठक में, यानी कि जो वर्चुअल बैठक हुआ है, उसमें देश में बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र पोषित करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। इस बैठक में भारत के 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है। इंपॉर्टेंट क्या है? इनका लिस्ट 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें मान्यता दी गई है। तो सबसे पहला आता है मानस, काजीरंगा, ओरांग टाइगर रिजर्व। ये तीनों स्थित हैं असम राज्य में। सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुंदरबन, ठीक है, ये सुंदरबन है, इसको काटना पड़ेगा। ठीक, सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व ये केरल में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से आप जब इनको गिनेंगे तो कुल कितने टाइगर रिजर्व होंगे? 14 ऐसे टाइगर रिजर्व होंगे जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की सूची में शामिल किया गया है, इनको मान्यता दी गई है। ठीक, इनके नाम याद रखिएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है बसवराज बोम्मई। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में काफी ज्यादा राजनीतिक उठापटक देखने को मिला था। इसी के अंतर्गत वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, आपने नाम सुना होगा येदियुरप्पा का, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफा देने के बाद बसवराज बोम्मई वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसीलिए ये चर्चित व्यक्तित्व का टॉपिक है। ठीक, तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बसवराज बोम्मई ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक, यहां पर आप फोटो देख पा रहे हैं, यही है बसवराज बोम्मई जी। बसवराज बोम्मई ने वर्ष 2008 से वर्ष 2013 के बीच राज्य के जल संसाधन मंत्री और जुलाई 2019 से राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है, ये पहले से ही कैबिनेट के मंत्री रहे हैं और हाल ही में इनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ये मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक भी नव नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें राकेश अस्थाना जी, ठीक है, इनको दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक, ये पहले बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, जो राकेश अस्थाना जी हैं वो बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब इनको दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक, आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये राकेश अस्थाना जी हैं। ठीक, चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट। पहला प्रश्न है,
भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो पहला ही करंट अफेयर इससे संबंधित था। इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण वाला देश का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन है चेन्नई, भोपाल, इंदौर या भुवनेश्वर। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? अगला प्रश्न है, भारत के 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस स्थल को घोषित किया गया है? ठीक है, यानी कौन सा स्थल जो है वो 40वें नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है भारत की तरफ से? ऑप्शन है धौलावीरा, बनावली, राखीगढ़ी या कालीबंगा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे कुछ समसामयिक घटनाक्रम जो कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।